मैंने जो है यूपीएससी के मेंस दो बार लिखे हैं। स्टेट पीसीएस में मैं इंटरव्यू तक गया और कुछ गवर्नमेंट जॉब भी मैंने कुछ दिनों तक किया। बिहार में एसआई में मेरा है ना फिजिकल रह गया था। फिर मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर भी था बिहार में, उसको मैं रिज़ाइन दे करके यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली आया। तो बहुत सारे जो है अचीवमेंट हैं, पर यही है कि अब थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। अब मुझे फाइनली यूपीएससी को क्रैक करना। यूपीएससी में एक नारा है ना, एक कहावत है, आप जो है 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। इकोनॉमिक्स के लिए रामेश्वर सर की बुक है जो अच्छी बुक है ना। और फिर ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँ तो ज्योग्राफी के लिए चेंग है ना, चेंग ओनली की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। सबसे ज़रूरी है ना एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने 6 से 12 तक की किताबों को पढ़ा। सबसे ज़रूरी है ऐसे में एक फ़्लो होना चाहिए। और अभी में देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल में ऐसे थोड़ा फिलोसफिकल टाइप के ऐसे आ रहे हैं। में कठोर मेहनत, बेहतरीन स्ट्रेटजी और तीसरा है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें सबसे, अगर ये 3 चीज़ को सख्ती से फॉलो किया जाए तो 1 साल एक अटेम्प्ट काफ़ी, नहीं तो 10 साल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको इकोनॉमी की फ्री वीडियोस लेक्चर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इकोनॉमी में विवेक सिंह सर का नाम तो जरूर सुना ही होगा। अगर आप इकोनॉमी को फ्री में कवर करना चाहते हैं या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो प्रेप लैडर के विवेक सिंह सर के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट्स रजिस्टर करेगा, जो 7 दिन के लिए आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमी है या फिर जीएस के पर्सपेक्टिव से आप इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और एप्लीकेशन को, ऐप को डाउनलोड करें। और हाँ, अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और घर बैठे आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए और अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। जैसा कि आज हम पटेल चेस्ट में हमारे साथ ज्ञान सर हैं और ज्ञान सर यूपीएससी की इस बार उनका मेंस तक गए हैं। आज उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सर, आप अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम ज्ञान विकास है और मैं बिहार के मुंगेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 6-7 सालों से यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। तो सर, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? मेरी ग्रेजुएशन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो मुंगेर ये बिहार में पड़ता है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से अर्थशास्त्र से जो है ऑनर्स किया है। अर्थशास्त्र से ऑनर्स ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद मैं हिंदी साहित्य से भी MA कर रहा हूँ। तो सर, आपका इसके बाद से दिल्ली आना कैसे हो गया? दिल्ली आने के पीछे एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्या कि हमारे ज़िले के इर्द गिर्द 2 सीनियर IAS अधिकारी थे। मैं मुंगेर ज़िला से हूँ और बगल के बांका ज़िले के DM थे श्री दीपक आनंद सर जी। वो 2007 बैच के टॉपर थे और एक 2011 बैच के टॉपर श्री मिथिलेश मिश्रा सर। उन लोगों ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया था। इसमें हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें एक बहुत लेंदी प्रोसेस द्वारा पहले प्रीलिम्स लिया गया, फिर मेंस लिया गया, फिर इंटरव्यू लिया गया और इन सब प्रोसेस के स्क्रूटनी के द्वारा 2 बच्चों को दिल्ली की तैयारी के लिए भेजा गया, जिसमें मैं एक हूँ और एक और अन्य मेरा मित्र है, वीरेंद्र कुमार नाम है, वो उन दोनों को भेजा गया। और मैं यहाँ फाइनली अब तैयारी कर रहा हूँ और मैंने जो है यूपीएससी के मेंस 2 बार लिखे हैं। स्टेट पीसीएस में मैं इंटरव्यू तक गया और कुछ गवर्नमेंट जॉब भी मैंने कुछ दिनों तक किया। बिहार में एसआई में मेरा है ना फिजिकल रह गया था। फिर मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर भी था बिहार में, उसको मैं रिज़ाइन दे करके यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली आया। तो बहुत सारे जो है अचीवमेंट हैं, पर यही है कि अब थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। अब मुझे फाइनली यूपीएससी को क्रैक करना और यहाँ से है ना अपने सम्मानपूर्वक यहाँ से अब निकलना। तो सर, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में माँ और पिताजी के अलावा एक छोटा भाई है और 2 बहनें हैं। और छोटा भाई रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और छोटी बहन जो CRPF में पदस्थापित है और एक बड़ी बहन है जो नोएडा में रहती है, जीजा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
जी सर। तो सर आपकी यूपीएससी की मेंस की जो स्ट्रेटेजी रही है या बुक लिस्ट जो रही है आप अभी फॉलो कर रहे हैं या स्टार्टिंग से जो फॉलो करते आ रहे हैं वो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। नहीं, यूपीएससी के मेंस के लिए बुक लिस्ट तो वो तो एक अच्छा गाइडलाइंस मिला था और एक कोचिंग शुरुआत में ही मैंने ज्वाइन किया था, तो एक अच्छा गाइडलाइन मिल गया था और सब कुछ है ना पता ही था। दिक्कत क्या है, हिंदी मीडियम के साथ जो है एक मीडियम की एक बहुत बड़ी समस्या है। हिंदी मीडियम में अच्छे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, अच्छे मेंटोर उपलब्ध नहीं है। यहीं पे हिंदी मीडियम के लोग मार खा जाते हैं। और सीसेट, शुरुआत में सीसेट आंदोलन चला था, सीसेट्स में भी बहुत दिक्कत हुए थे, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सीसेट में बहुत दिक्कत हुआ था, जिसके लिए एक भारी प्रोटेस्ट चला, बहुत मीडिया कवरेज भी हुई थी। और इन जो है सीसेट की वजह से 1-2 अटैम्प्ट भी गए। 2013-14 का अटैम्प्ट, फाइनली 15 में ये क्वालिफाइंग हुआ तो थोड़ा बहुत स्थिति सुधरा, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। तो इस तरह के सिचुएशनों को झेलते हुए मैं यहाँ सर आप पे। उस समय में या अभी तक कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते हैं? अच्छा, बुक लिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के लोगों के साथ तैयारी करने के साथ एक दिक्कत क्या है कि हिंदी मीडियम के लड़के बहुत सारे बुक को फॉलो करते हैं, एक सब्जेक्ट के 5-5, 6-6 किताब को है ना पढ़ते हैं, जो एक जो है एक गलत स्ट्रेटजी है। यूपीएससी में एक नारा है ना, एक कहावत है कि आप जो है 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। अगर ऐसा करते हैं तो वो चीज़ें आपको, और ज़रूरी नहीं कि अगर हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री के 5 तरह के बुक हों, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही एक रणनीतिक चूक होती है हिंदी मीडियम के लड़कों से। आप एक ही किताब लें लेकिन वो ऑथेंटिक किताबें हों, ठीक है, जिसमें सिलेबस के सारे चीज़ें कवर हो। और नो डाउट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर मैं कहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है ना एक स्पेक्ट्रम प्रकाशन की जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है। 95% लड़के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो बुक को फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम की जो बुक है। इसके अलावा पॉलिटी के लिए मैं कहूँ तो वो तो बाइबिल है, मतलब कि 99% यूपीएससी कैंडिडेट है ना लक्ष्मीकांत की बुक ज़रूर फॉलो करते हैं पॉलिटी के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए रामेश्वर सर की बुक है जो अच्छी बुक है ना। और फिर ज्योग्राफ़ी के लिए मैं कहूँ तो ज्योग्राफ़ी के लिए चैंग है ना, चैंग ओनली की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा जो है ना महेश वर्णवाल की बुक भी बेटर बुक है, वो भी एक अच्छी बुक है। तो बहुत अच्छी बुक हर सब्जेक्ट के लिए है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में जो समस्या है कि लड़के एक ही सब्जेक्ट के 5-5 बुक पढ़ते हैं, जो एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक है। और लड़कों को ये समझना चाहिए कि आप एक ही बुक लें जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हो और सारे सिलेबस को कवर करे, और उस बुक को है ना 10 बार पढ़ जाना चाहिए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी समस्या चूक होती है। तो सर आपकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी है वो क्या रही है अभी तक की? अच्छा, प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा बैरियर साबित हुआ है, ठीक है। आज मैं जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि मेंस को एक रेगुलर आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के द्वारा मेंस को निकाला जा सकता है। इंटरव्यू भी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक चीज़ है। आपकी पर्सनालिटी रातों रात बदल नहीं सकती है। आप जो हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि मेकओवर एक दिन में हो जाएगा। आप कैसे बोलते हैं लोगों से, कैसा है ना आपका अप्रोच है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप है ना आपका विल पावर कैसा है, ये सब चीज़ें इंटरव्यू की चीज़ें होती है। और ये हमारे दैनिक जीवन में हर दिन आपका एक इम्तहान होता है कि आप कैसे लोगों से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो एक जो है ना पब्लिक सर्विस है। तो इंटरव्यू के लिए तो जो है ये हर दिन का एक आपका एटीट्यूड निर्भर करता है। लेकिन प्रीलिम्स जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा जो है मतलब रिस्की हो चुका है पिछले 3-4 सालों में। लोग ऐसे लोग को मैं भी मैंने देखा है जो कि है ना इंटरव्यू तक पहुंच चुके, 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि अगली बार प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते। प्रीलिम्स में ये इतना रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या है कि प्रीलिम्स मतलब कि नॉकआउट है,
आपको मेंस में जो है अगर एक सब्जेक्ट ख़राब हुआ, एक पेपर ख़राब हुआ, दूसरे पेपर में आप अच्छा कर लेंगे, 9 पेपर होते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में उस दिन अगर आपका दिन ख़राब रहा तो पूरी आपके साल भर की मेहनत और आपका है ना, पूरा आपका जो एक एक्साइटमेंट होता है तैयारी का, वो सब बर्बाद हो जाता है। फिर लगता है कि है ना, अपने आप को संभाल पाना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है। अगर प्रीलिम्स में ही अगर आप कोई कैंडिडेट बाहर हो जाए तो फिर तो उसका सारा जो उत्साह होता है, जोश होता है, सब खत्म हो जाता है, धूल में मिल जाता है। सर उस तो समय की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कौन कौन से बुक आपने फॉलो की है या कोचिंग से? हाँ, प्रीलिम्स के लिए मैंने अपने कोचिंग के जो है ना सेलेक्टेड नोट्स थे उनको फॉलो किया, और जो मैंने भी कुछ सब्जेक्ट्स के बुक बताएं, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, इन सब बुक्स को मैंने फॉलो किया। और सबसे ज़रूरी है ना एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 6 से 12 तक की किताबों को पढ़ा, जिससे कि मेरा एक बेस कवर हुआ। इसके बाद पहले बेस बहुत ज़रूरी होता है। सर जैसा कि देखा जाता है ना कि हिंदी मीडियम वालों को एनसीईआरटी उनको लगता है कि पूरी 6 से लेकर 12 तक पढ़नी चाहिए, तो आप उसमें से बताएंगे कि आपने कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी है? पूरी 6 to 12 की ऑल सब्जेक्ट की पढ़ी है या कुछ की पढ़ी? 6 से 12 तक का तो ठीक है, सारा जो है बेस का काम करता है एनसीईआरटीज़ की बुक, लेकिन मैंने पूरा 12 तक की तो नहीं पढ़ी है। मैंने 6 से 10 तक की, 6 कुछ जो है जैसे हिस्ट्री है, इसमें मैंने 8 से डायरेक्ट पढ़ाई किया, क्योंकि वो 6, 7 की बुक्स में जो दिया है वो मुझे पता ही था। मैंने 8, 9, 10 और 11, 12 के बुक्स को मैंने हिस्ट्री में देखा। फिर ज्योग्राफी में भी जो है मैंने है ना 8 से देखा। जिनके वीक हो, थोड़ा बेस वीक हो, तो उनको 6 से पढ़ना चाहिए, है ना। और करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। मैंने प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की स्पेशल तैयारी की। मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता था और अपने नोट्स बनाता था, अवेयर रहता था कि क्या कुछ करंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि अभी देखा जाए तो 2-3 सालों में प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो गया है। करंट अफेयर्स को सीधे फैक्ट एंड फिगर से नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स को स्टैटिक फॉर्म में पढ़ना है। क्या होता है कि क्वेश्चन जो है ना कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और कुछ उसमें फैक्ट एंड फिगर होते हैं। इन दोनों को मर्ज किया जाए तो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, सपोज दैट अभी जैसे यूक्रेन रसिया का अभी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमको ये नहीं कि हाँ कितने लोग इसमें मरे या कब हमला हुआ, इस तरह के चीज़ों को नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसे जो टेक्निकल टर्म यूज़ हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाँ सबमरीन क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, इस तरह के कॉन्सेप्ट में जाना, ना कि कब हमला हुआ, कितने लोग मरे, कौन कौन सा देश है ना में शरणार्थी माइग्रेट हुए। ये सब फैक्ट एंड फिगर के क्वेश्चन अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आते हैं स्टैटिक फॉर्म में। तो ये चीज़ें हम कहना चाहूँगा कि जो अभी बिगिनर्स हैं उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स प्लस एनसीईआरटी के बेसिक्स, और अगर इन दोनों चीज़ों पर अगर अच्छी पकड़ बनती है तो उसके बाद एडवांस लेवल की बुक्स, और उसके बाद एक रेगुलर जो है ना प्रैक्टिस। कम से कम ऑलरेडी अगर कोई स्टूडेंट अगर जो प्रीलिम्स में जा रहा है, कम से कम उन्हें 25-30 मॉक टेस्ट तो ज़रूर पेपर के लगा ही लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन का नेचर पता चलता है, और जो एग्ज़ाम के वातावरण में जो एक प्रेशर को फिल करने की चीज़ होती है वो ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस होती है। तो ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ। जी सर। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो होंगे वो हमारे बिगनर होंगे, जैसे कि उन्होंने हिंदू से पढ़ना या न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर उनको कैसे पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर जो है जैसे हिंदू है रेगुलर जो है, मतलब कि 99% लड़के यूपीएससी के हिंदू ज़रूर पढ़ते हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम के लड़के। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या है कि उनको कोई एक स्तरीय अखबार नहीं है ना, जो यूपीएससी के सिलेबस को कवर करे। एक ले देकर दैनिक जागरण है जो राष्ट्रीय संस्करण है, कुछ थोड़ा सा बेटर है, अदरवाइज़ सारे हिंदी मीडियम के अखबार देख लीजिए, सब में पॉलिटिक्स और इधर उधर की चीज़ें होती है। ऐसा मतलब नहीं होता है कि जो यूपीएससी के सिलेबस को कवर करे। इसलिए मैं कहूँगा कि ये कोई ऐसा बैरियर नहीं कि नहीं मुझे हिंदी अखबार ही पढ़नी है। कम से कम अगर आपको इतनी अच्छी इंग्लिश तो होनी ही चाहिए कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे द इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा
कवर कर रही है। उनका जो एक सेक्शन है एक्सप्लेंड, वो एक्सप्लेंड से कितनी बार कितने क्वेश्चन लड़े हैं। द हिंदू पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं मैं हिंदी मीडियम से तो मैं कैसे हिंदू अखबार पढ़ूंगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको इतनी अच्छी इंग्लिश तो ठीक ठाक होनी ही चाहिए कि आप पढ़ सके, समझ सके और थोड़ा बहुत बातचीत भी कर सके। क्योंकि क्या है ना कि अगर बाय द वे आप सेलेक्ट होते हैं और कैसी जो है आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ आप हिंदी से तो काम नहीं चलेगा। वहाँ तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सके। नॉर्थ ईस्ट में गए तो वहाँ से कम्युनिकेट कर। तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों को अच्छे रैंक लाने हैं तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ये देश की सबसे एलिट सर्विस है, देश की सबसे है ना एलिट सर्विस है। इसको स्टील पिलर कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी देश का आगे फ्यूचर डिसाइड करे, तो इतनी अच्छी इंग्लिश तो होनी चाहिए। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर चांसेस भी नहीं है। तो सर आप अपने कितने आवर न्यूज़पेपर को देते होंगे अभी, या स्टार्टिंग में कितने थे? अच्छा, हाँ, ये एक बड़ा जो बिगिनर्स होते हैं उनको टाइम बॉन्डिंग का पता नहीं चलता है। अगर पता चला कि पढ़ने बैठे तो फिर 4 घंटे 5 घंटे न्यूज़पेपर को दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब रणनीतिक चूक होती है। टाइम आपको ये मानकर चलना होगा कि मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे ही पढ़ने हैं, उनमें क्रक्स मुझे ढूंढना है। ऐसा नहीं कि पूरा अखबार में हर चीज़ पढ़ रहा है, खेल भी खबरें पढ़ रहे हैं, फिल्म की खबरें पढ़ रहे हैं। ये सब हमारे चीज़ें, ये सब है ना एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को जो है ऑब्ज़र्व ज़रूर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। क्योंकि अगर बाय द वे अगर कोई चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ऐसे क्लिक होनी चाहिए। जैसे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है और उसके जो प्रीवियस ईयर, उसका कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए? मैं तो कहूँगा कि 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी से कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 चीज़ अगर आप, सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। एक तो क्वेश्चन बैंक, पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चंस को आप देख लें। सबसे बड़ा जो है आपका गाइडलाइन वो है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक देखने से फ़ायदा क्या है कि आपको क्वेश्चन का नेचर पता चल जाता है कि पिछले 10 सालों में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो वहाँ भी फ़ायदा है। ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप दिमाग में ये क्लिक करते हैं कि फ़लाना साल में ये क्वेश्चन आया है, तो वहाँ आपका माइंड अलग ही एक्टिव हो जाता है। दूसरा जो है सिलेबस, क्वेश्चन बैंक और सिलेबस, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं लड़के चूक कर जाते हैं। सिलेबस का पूरा एक एक पॉइंट आपको पते होने चाहिए। सर आप इथिक्स का जो है, इथिक्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जैसे कि इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को बहुत दिक्कत होती है, तो उसका आप सोल्यूशन बताएंगे? इथिक्स के लिए मैं कहना चाहूँगा जो लेक्सिकॉन की बुक है वो बेस्ट बुक है। कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। लेक्सिकॉन की बुक हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अगर लेक्सिकॉन की बुक्स आप पढ़ते हैं तो इतनी आपको इथिक्स में समझ आ जाएगी। इथिक्स का एक जो मेजर पार्ट है वो केस स्टडी है। केस स्टडी पे बहुत ज़्यादा जोर डाले। केस स्टडी बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाती है। थ्योरेटिकल चीज़ों में जो है ना, अभी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे आप एथिक्स के वैल्यूज़ को समझें। एथिक्स, एटीट्यूड है ना, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ों की डिमांड करती है कि आप कैसे आगे चलकर जब आप सिविल सेवा में जाएंगे तो कैसे बेहतर प्रशासक साबित होंगे। ये नया सिलेबस है, 2013 में ये नया पेपर जोड़ा गया है, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग है। अगर सही से पढ़े, सही ढंग से पढ़े तो ये आपके रैंक में बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। और सर आपकी एसए की प्रिपरेशन कैसी है? एसए पिछले जो है 2013 से पहले तक जो है एसए का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। एसए को एक फॉर्मेलिटी समझा जाता था, लेकिन आज एसए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग 5-6 दिन पढ़ते थे एसए और फिर चले जाते थे, बस पास करना होता था। आज एसए सिर्फ एक पेपर नहीं, आपके रैंक को बना और बिगाड़ सकता है एसए। इतना स्कोर मतलब कि ऐसे इम्पॉर्टेंट हो चुका है। और ऐसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-6 दिनों पढ़ लिए और जाके ऐसे लिख दिए। ऐसे के लिए आपको बहुत पहले से तैयारी करनी होगी। ऐसे के लिए आपके लैंग्वेज बहुत एक अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए, जो एक प्रशासक की लैंग्वेज। वहाँ ऐसे में क्या देखा जाता है, फ्लो देखा जाता है। सर तो आप किसी बुक से फॉलो करते हैं या किसी नोट से ऑनलाइन? नहीं, ऐसे के लिए मैंने जो है थोड़ी बहुत एक अपने मेंटोर से मैंने टिप्स लिया। और ऐसे में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, फ्लो बहुत ज़रूरी है, पंच लाइन
बहुत सारे जो है कलेक्ट करके रखने चाहिए, कहाँ किस पंच लाइन को हम ऐसे में वहाँ पे कुट करें, है ना। अच्छे जो है बड़े बड़े कवि हैं या विद्वानों के पंच लाइन को भी अगर शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी है ऐसे में एक फ़्लो होना चाहिए। और अभी में देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल में ऐसे थोड़ा फिलोसफिकल टाइप के ऐसे आ रहे हैं। ऐसे के लोग जो है मतलब कि क्या है कि जो चीज़ पूछा जा रहा है उन चीज़ों पे बात नहीं होती है, पहले भूमिका ही ज़्यादा बांध दिया जाता है और जो कंक्लूज़न होता है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं कहूँगा कि 3 पार्ट होते हैं, एक पहले भूमिका, फिर बीच का बॉडी का पार्ट और तीसरा कंक्लूज़न। तो आप तीनों चीज़ों को अगर इक्वल लेके चलते हैं तो ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर ऐसे में अच्छे मार्क्स आएंगे तो ओवरऑल आपका रैंक बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा। और सर आपकी जो इकॉनमी के लिए बुक लिस्ट है या इन्वायरमेंट के लिए है, वो आप क्या क्या फॉलो करते हैं? इकोनॉमी के लिए आपको करंट सिनेरियो से रूबरू रहना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही जो है गतिशील सब्जेक्ट है। बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, जैसे अभी रसिया यूक्रेन का सिनेरियो चल रहा है, तो इसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट से भारत के आर्थिक हित कैसे प्रभावित होंगे, भारत में क्या क्या इकोनॉमिक इश्यूज खड़े होंगे। भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नो डाउट। भारत जो है मतलब कि दुनिया का 70% गैस सप्लाई यूज़ करता है, तो भारत में जो है मतलब पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़े हुए चीज़ें महंगी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से इकोनॉमी को पढ़ना ज़रूरी है। आप कोई बुक फॉलो करते हैं? रामेश्वर सर की बुक है जो अच्छी है, इकोनॉमी की बुक, वो अच्छी है। इसके अलावा फिर मृणाल सर की जो है ना, जो पोर्टल है और उनके बुक्स हैं वो भी बहुत। एनवायरनमेंट के लिए नो डाउट्स बहुत बेहतरीन बुक है शंकर IAS की बुक। 95% लोग उस बुक को ज़रूर पढ़ते हैं। पूरा सिलेबस को बहुत अच्छे से वो कवर करता है शंकर IAS की बुक। बेहतरीन बुक है वो, हर किसी को वो पढ़ना चाहिए। कहीं इधर उधर कोई है ना डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की एक प्रकाशन है इराक भरूचा की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अगर इन दोनों बुक्स को ही अच्छे से पढ़ा जाए और कुछ करंट सिनेरियो को भी देखना चाहिए कि कुछ जैसे कहीं पे है ना कोई कम डील हो रही है या कोई सेमिनार हो रहा है, COP20 के सम्मेलन हो रहे हैं, या कोई एग्रीमेंट हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट भी बहुत चर्चा में था। ऐसे इस तरह के कुछ चीज़ें अगर हो रही है, कुछ है ना प्रोग्रेस चल रही है इन्वायरमेंट सेक्शन में, तो उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सर आपने इस बार के प्रीलिम्स या मेंस के लिए मॉक टेस्ट कहाँ से लिए? शुरुआत में मैंने कोचिंग के मॉक टेस्ट लिए थे, पर अब मुझे इतना आइडिया मुझे खुद ही मिल चुका है कि अब मैं खुद क्वेश्चन पेपर ला करके अपने रूम पर ही बहुत सारे प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे अच्छे स्कोर होते हैं। और उसको बाद जो है ना प्रैक्टिस करने के बाद कहाँ किस जगह सेक्शन में मेरे वीक पॉइंट आ रहे हैं उन पर मैं खुद काम करता हूँ। तो अब मुझे मॉक टेस्ट किसी कोचिंग में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, मैं खुद ही क्वेश्चन पेपर ला करके अपने रूम पे ही मॉक टेस्ट। तो जैसा होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम में जब बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं देने के लिए, तो उनको एक अफ्रेड फीलिंग होती है, तो उस फीलिंग से कैसे टैकल करें उसको आप? हाँ, ये तो स्वाभाविक है, इतने बड़ा एग्ज़ाम है, इतना लोगों की एक्सपेक्टेशन है, एक प्रेशर फील होता है, कोई मामूली एग्ज़ाम है नहीं। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि आपको बहुत कूल रहने की ज़रूरत है। आप जितना कूल रहेंगे है ना, उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि प्रेशर तो इस एग्ज़ाम में बहुत है और यही प्रेशर तो आपको आगे चल कर के सिविल सेवा में आपको टैकल करना है। मतलब मैं कहूँगा थोड़ा सा ठेठ हिंदी में कहूँगा कि आपके अंदर जो है मतलब कि आग लगी हुई है, मतलब अंदर से आपका दिमाग फट रहा हो लेकिन ऊपर से बर्फ़ नज़र आना चाहिए, कूल नज़र आना चाहिए। जो जितना ज़्यादा कूल रहेगा वो एक बेहतर प्रशासक होगा। अगर आप एग्रेशन में आ जाते हैं, आप खुद ही जो है मतलब कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप जिला को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके एक डिसीजन से अव्यवस्था एक आपके डिस्ट्रिक्ट में फैल सकती है। आपको इतने सारे पॉलिटिकल प्रेशर भी होते हैं और ये सब चीज़ें होती है, तो कूल रहना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ों का एक सॉल्यूशन होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरह के आपको प्रोएक्टिव, अगर आप प्रोएक्टिव होते हैं चीज़ों को, आप सब चीज़ का आप प्लान ए, बी, सी आप अगर ऐसा करके रखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। और एग्ज़ाम हॉल में मैं कहना चाहूँगा
कि आपको डाइवर्ट करने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे जो इधर उधर की निराशावादी बातें करेंगे। वहाँ कुछ रिएक्ट नहीं करना है, आपको सीधे किसी शांत जगह जाना है। ज़्यादा लोगों से आपको बातें नहीं करनी है। आप जितना कूल रहेंगे, काम रहेंगे, उतना आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इस एग्ज़ाम में भी होता है ना कि अगर जो है आप 10 लोगों से मिलते हैं, 10 तरह की बातें सुनते हैं, निगेटिव बातें सुनते हैं, आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, एग्ज़ाम से फोकस हटता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कितने अपने आप को फोकस्ड रख पाते हैं। फोकस रखें, गहरी सांस ले, एग्ज़ाम में अपना है ना बेहतर दें, तो आप बेहतर एग्ज़ाम हॉल के सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं। हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तैयारी इतनी बोझिल है कि जो है कभी कभी एकदम उत्साह ठंडा हो जाता है, लगता है कि नहीं अब बस अब नहीं हो पाएगा। अगर एक हॉबीज़ आपके पास है तो आपको वो हमेशा क्रिएटिव बनाए रखता है, आपके एक्साइटमेंट को बरकरार रखता है। ठीक है, आपको इस बोझिल तैयारी से थोड़ा सा राहत देता है। आपकी कौन सी हॉबीज़ मेरी है? हॉबीज़ म्यूज़िक सुनना है। हर लोग का अपना स्ट्रेस बस्टर होता है। कुछ लोग अगर तनाव में होते तो वो सिगरेट के कस लगाते हैं, सिगरेट फूकते हैं, चैन स्मोक। कुछ लोग अपना ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या है कि वॉकिंग करते हैं। कुछ लोग जो है मतलब कि जो है ना अलग अलग तरीक़ों से अपना स्ट्रेस को दूर करते हैं, है ना। एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। मेरा जो है वो हॉबीज़ म्यूज़िक है। म्यूज़िक मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि मैं मतलब कि म्यूज़िक रोज़ 1 घंटा अगर ना सुनूँ तो फिर मुझे मतलब अच्छा फील नहीं होता है। और बहुत तनाव के क्षणों में म्यूज़िक ने मेरी मदद की है। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि दिमाग फटा जा रहा है, लेकिन मैंने अगर म्यूज़िक सुना तो मेरा दिमाग बहुत शांत हो गया। तो ये मैं अपना बता रहा हूँ, म्यूज़िक हो गया। इसके अलावा अच्छी मूवीज़ देखना, इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखना, ये भी मेरी हॉबी है। क्रिकेट मैच का भी बहुत मुझे क्रेज़ है। अगर इंडिया का कहीं क्रिकेट मैच चल रहा हो तो फिर तो मैं एकदम सब काम छोड़ के क्रिकेट मैच ज़रूर देखता हूँ। तो ऐसे मैं सजेस्ट करूँगा तमाम एस्पिरेंट को कि आपके पास कुछ ऐसे हॉबीज़ ज़रूर होने चाहिए। और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी हॉबीज़ के बारे में ज़रूर सवाल पूछा जाता है। तो हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हॉबीज़ अगर लाइफ में ना हो तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। और ये तैयारी तो इतनी बोरिंग तैयारी है कि होने का तो 2 साल में भी हो जाएगा, ना तो 10 साल में भी नहीं होगा। तो ये तैयारी में आपको हमेशा एक्टिव बनाए रखती है। हॉबीज़ होना मस्ट। और सर आपकी जो टाइमिंग है पढ़ने का, वो कितने आवर आप पढ़ लेते हैं? हाँ, ये एक आपने अच्छा सवाल पूछा है। लोगों के पास बहुत जो है मिसकन्फ्यूजन है कि नहीं मैं 10 घंटे पढ़ना चाहिए। अरे यूपीएससी वाले तो 15 घंटा पढ़ाई करते हैं, 18 घंटा पढ़ाई करते हैं। मैं ये एक आज मिथ्या दूर करना चाहूँगा, लोगों के भ्रम को दूर करना चाहूँगा क्योंकि ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको 10 घंटे पढ़ने, 15 घंटे पढ़ने आपका यूपीएससी हो जाएगा। ऐसा कोई रूल्स नहीं है। पढ़ाई घंटों के आधार पे नहीं होनी चाहिए कि 10 घंटा पढ़ लिए और दिमाग कहीं और है, बस किताबें हैं सामने में, किताब का एक पन्ना घंटों से पलट नहीं रहा है, किताब जैसे वैसे ही है, दिमाग में कहीं और चल रहा है, दिस डैट इतना दुनिया भर की चीज़ें चल रही है और हम बस बैठे हैं। वो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई सबसे बेहतरीन होती है टारगेटेड पढ़ाई, क्योंकि आपको जैसे टारगेट आपने फिक्स किया कि आज मुझे 5 चैप्टर निपटाने, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह से शाम हो जाए, जब तक निपटाऊंगा नहीं मैं हटूंगा नहीं। ये पढ़ाई होनी चाहिए। और ऐसा नहीं, और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होनी चाहिए, फोकस्ड के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप 15 घंटा पढ़े, अब 5 ही घंटा पढ़े लेकिन कुछ अचीव करे, कुछ गेन करे। 5 ही घंटा पढ़े। मैं एक ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो उतना एक्टिव नहीं था, ड्रिंक भी करता था, ठीक है, इधर उधर घूमता फिरता था, लोग उस पर कभी उम्मीद नहीं करते थे कि ये कुछ करेगा, लेकिन 5 ही घंटा वो दरवाज़ा बंद करके जो रूम में घुस के पढ़ाई करता था वो पूरी दुनिया को भूल जाता था। फ़ोन कट करना, फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टिव है, बहुत बड़ा है ना, डिस्टर्ब करने का एक टूल्स है। मैं 2 चीज़ को मानता हूँ कि अगर ये 2 चीज़ पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो जो है ये तैयारी पॉसिबल नहीं है। एक फ़ोन बहुत मतलब डाइवर्ट करने वाली चीज़ है, और दूसरा इंटरनेट। लोग कुछ से कुछ इंटरनेट पे देख रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप फोकस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन 2 चीज़ों पे। कितने ऐसे मैं स्टूडेंट को जानता हूँ जो स्मार्टफोन भी नहीं रखते, एक छोटा कीपैड का, जो कभी गार्जियन से बात करना हो बस। और आपके सर्किल्स भी कम होने चाहिए। अगर बहुत सारे लोग आपके सर्किल में, फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ये कमिटमेंट मांगता है ये एग्ज़ाम।
ये एग्ज़ाम एक साधना, एक तपस्या है, ठीक है। तो सर आपके कोई प्लान बी होगा, या प्लान बी का कितना ज़्यादा मतलब को लोगों को लेके चलना चाहिए या नहीं लेके चलना चाहिए, पहले यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा आपका क्या मानना है इसमें? मैं यूपीएससी में आने वाले तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत सपोर्टिव हैं, ऐसा है कि रिच फैमिली से हैं कि 4 साल 5 साल बैठा के आपको तैयारी करवा सकते हैं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपके फैमिली उस तरह के सक्षम नहीं हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक मौके देंगे, 1 साल तैयारी करवाएंगे, और अगर अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ तो फिर जो है बहुत मुश्किलें क्रिएट होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है इस तैयारी में कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो ना इधर का रहेंगे ना उधर का रहेंगे, और ये सवाल जिन्हें नहीं देता है, परेशान करता है कि नहीं अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप तो स्टार हो गए, और नहीं हुआ तो फिर ना आप इधर करें, इधर गवर्नमेंट जॉब यहाँ से। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सक्षम है, फैमिली का फुल सपोर्ट है। तो सर आपकी प्लान बी क्या है? मेरा प्लान भी ये है कि अगर मैं एज ए सिविल सर्वेंट बनता हूँ ठीक, अदरवाइज़ नहीं बनता हूँ तो जो है ना, मैं बहुत सारे ऐसे जो है मतलब कि फील्ड है जो कि मैं करना चाहूँगा। अब मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ कि जो यूपीएससी नहीं करता वो 4-5 चीज़ तो ज़रूर ही बन ही जाता है, या तो बड़ा नेता बन जाता है, या कोई बड़ा पत्रकार बन जाता है, या कहीं प्रोफेसर बन जाता है, या कोई कोचिंग खोल लेता है, ठीक है। आपका तो किसी भी इंटरेस्ट फील्ड में वो जाता है तो इतना वो चीज़ों को मच चुका होता है, इतना एक्सपीरियंस और ज्ञान मिल ही जाता है कि वो जिस फील्ड में जाएगा वहाँ झंडे गाड़ेगा। मेरा तो प्लान यही है कि मैं एजुकेशन लाइन में बच्चों को है ना टीचिंग करूँगा, उनको यूपीएससी के अनुभव बताऊँगा, उनको यूपीएससी के लिए गाइड करूँगा। ये मेरा एक प्लान भी होगा जो हाँ एक अच्छा ही एक मैं अपने अनुभव जो मैंने संघर्ष किया, झेला, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उनको झेलना पड़े। मैं अधिक से अधिक उन लोगों को मोटिवेट करूँगा, और मेरे अगर मोटिवेशन से अगर बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो ये भी एक राष्ट्रहित से कम है नहीं, है ना। तो मेरा ये प्लान भी होगा, ठीक है सर। तो अब लास्ट पे आ जाते हैं कि आप जो हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं या यूपीएससी के एस्पिरेंट है, वो यहाँ पे आके तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या चीज़ें बोलेंगे कि उनको क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पे आने से पहले? मैं न्यू कमर को ज़्यादा नहीं, बहुत सारी बातें मैंने किया, सिर्फ 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत ही मतलब असंभव है, लाखों लोग बैठते हैं, कुछ लोग का सिलेक्शन होता है। मुश्किल असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं है, मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है। अगर ये 3 चीज़, सिर्फ 3 चीज़, अगर ये 3 चीज़ को अगर जो है ना सख्ती से अमल में लाया जाए, मैं भी 3 चीज़ों पे बारी बारी से बात करूँगा, ये 3 चीज़ों को अगर सख्ती से अमल में लाया जाए तो जो है 1 साल और 1 अटेम्प्ट काफ़ी है, नहीं तो 10 साल भी कम है। पहला, कठोर मेहनत। मेहनत तो इसमें करनी होगी, जब एग्ज़ाम होता है तो 15-15 घंटा मेहनत करनी होती है। ये कोई सामान्य एग्ज़ाम तो है नहीं कि बस 2 घंटे पढ़ लिया बन गए टॉपर, ऐसा नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मेहनत ही आपको आगे आपका रास्ता है ना सुलझाएगी। पहला है मेहनत, मेहनत तो करना ही होगा। अगर आप इतना कठोर मेहनत करने के तैयार है, आप में क्षमता है, तो आप इस फील्ड में आइए, है ना। 12-15 घंटा भी मेहनत करनी होगी, पूरा दुनियादारी को भूल करके मेहनत करनी होगी, अपने आप को एकदम कठोर साधना करनी होगी, तपस्या करनी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इन तीनों में मैं कहना चाहूँगा कि दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ब्रिलियंट लोग आते हैं इस एग्ज़ाम को देने, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरे जो स्ट्रैटेजी जो चीज़ें हैं ना, इनमें मात खा जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे निर्णायक है, बेहतरीन स्ट्रैटेजी। ठीक है, लोग को मतलब कि सब पता है, ये चीज़ पढ़ना है, वो चीज़ पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये 3 चीज़ आपको अगर पता है तो आधा जंग आप ऐसे जीत जाते हैं। पता चला, देखिए दुनिया भर का ज्ञान अगर आदमी पूरा ज्ञान हासिल करने लग जाए, ज्ञान अथाह सागर है, महासागर है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड हैं, फोकस्ड है,
अपने सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को 10 बार चाट चुके हैं, हर चीज़ पता है क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे बड़ी रणनीतिक चूक यही होती है ना। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी की के साथ कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना, इन चीज़ों पता है कि कोई अगर इतिहास पसंद है तो दिन भर इतिहास ही लेके बैठा है, बाकी सब्जेक्ट को भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीएस का जो अप्रोच होना चाहिए वो हॉरिजेंटल होना चाहिए। आपको थोड़ा इतिहास पढ़ना है, थोड़ा पॉलिटी पढ़ना है, थोड़ा इकोनॉमी पढ़ना है, थोड़ा साइंस टेक पढ़ना है, सब कुछ थोड़ा। ऐसा नहीं, आपको हॉरिजेंटल अप्रोच जीएस में लेके चलना है। ऑप्शनल में आपका अप्रोच वर्टिकल होना चाहिए। अब जितना उसके डेप्थ में जा सकते हैं जाइए, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है और सही मायने में अभी भी जीएस निर्णायक नहीं है सिलेक्शन में, ऑप्शनल ही निर्णायक। आप ऑप्शनल में जितना वर्टिकल जाना चाहते हैं जाइए। तो जीएस का अप्रोच हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और ऑप्शनल का अप्रोच वर्टिकल होना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सेल्फ कंट्रोल। बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट आते हैं, दिल्ली है ही एक मायाजाल है, बहुत सारे लोग ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन यहाँ के भटकाव वाले वातावरण में आते हैं, कुछ करने कुछ और लगते हैं। खुद का सेल्फ डिसिप्लिन आपका कैसा है, आप कितने फोकस्ड हैं, कितने कमिटेड है अपने गोल्स के प्रति। आप सोते जागते खाते पीते हर वक्त आपके माइंड में आपके गोल्स तैरते रहना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे है ना वो चीज़ करना है, ना कि है ना। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट को मैंने देखा जिनकी सफलता पे किन्हीं को कोई डाउट्स नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा। यहाँ के भटकाव वाले वातावरण में अपने आप को कंट्रोल नहीं रखा और फाइनली क्या है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। 6 साल 5-7 साल बीत गया और फाइनली उन्हें जाना पड़ा। अदरवाइज़ उनकी सफलता में किन्हीं को डाउट नहीं था। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रखा है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाए, है ना, जिनकी वजह से ये चीज़ें हो जाती है। तो मैं 3 चीज़ बता ही दिया शॉर्ट में। एक कठोर मेहनत, बेहतरीन स्ट्रेटजी और तीसरा है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें सबसे, अगर ये 3 चीज़ को सख्ती से फॉलो किया जाए तो 1 साल एक अटेम्प्ट काफ़ी है, नहीं तो 10 साल भी कम है। जी सर। तो सर आपके साथ हमको बात करके बहुत अच्छा लगा है। आपका बहुत बहुत आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे साथ सर के साथ जुड़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमसे और भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पे हमको फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी हमारे नीचे डिटेल्स में दी गई हैं।